हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सिरसा में मतदान के दौरान हुई हिंसक झड़प, आईएनएलडी समर्थक को लगी गोली, गोपाल कांडा के समर्थकों पर फायरिंग का लगा आरोप। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान जारी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। हरियाणा और महाराष्ट्र में राजनीतिक दिग्गजों ने डाले वोट, हुड्डा, शरद पवार, अजीत पवार के साथ साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र ने किया मतदान। मतदान के लिए सितारे उतरे जमीन पर, रेखा के बाद अभिषेक बच्चन ने भी किया मतदान। अभिषेक ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का बयान, कहा महाराष्ट्र की जनता देखना चाहती है मुझे सीएम के तौर पर, लेकिन मैं इस पद के लिए दावा नहीं करती। आपका वोट और बनेगी सरकार, हम लगातार इसी मुद्दे पर बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जो पैनल में लोग मौजूद हैं उनसे आपको एक बार फिर से रूबरू करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और sirfnews.com से हैं सुजीत दास गुप्ता जी, और साथ ही साथ है कांग्रेस सोशल मीडिया नेटवर्किंग से विशाल लखुंद्रा जी, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी फैज आलम फैजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और फिलहाल रुक कर लेते हैं प्रदीप जी की तरफ। आखिरकार अभी एक बयान आया है पंकजा मुंडे की तरफ से, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। गोपीनाथ मुंडे के बाद से जाने के बाद ये माना जा रहा था कि बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक थे और उस वक्त ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं तमाम चीजों को प्रभावित कर पाएंगे गोपीनाथ मुंडे। लेकिन अब पंकजा मुंडे का ये बयान, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी अपनी तरफ से इस पर सोच विचार कर रही है? नहीं, मेरा मानना तो यह है कि ये बताता है कि बीजेपी के पास महाराष्ट्र में कोई नेचुरल चॉइस नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और इतने वैसे राज्य के लिए जो प्रशासनिक अनुभव चाहिए वो पंकजा इनके पास है। मैं नहीं समझता कि इनके पास उस तरह का प्रशासकीय अनुभव है, और मैं ये भी नहीं समझता कि इनको मुख्यमंत्री पद बीजेपी ऑफर करेगी। हाँ, ये कि चुनाव में ये कह करके कि भाई ये इनको बनेगी, शायद वो मुंडे के समर्थकों का एक वो हासिल करना चाह होगा। लेकिन अभी ये बात पड़ी है, देखिए चुनाव के नतीजे आ जाए फिर देखना पड़ेगा कि कितने किसके पास सीटें आई, क्या होता है, गठबंधन सरकार बनती है या कि क्या बनती है। तो मैं समझता हूँ उनका ये बयान जो है एक इच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है। और फिलहाल फैज जिस तरह से तमाम चीजें देखते आए हैं, उन चीजों के अंतर्गत महाराष्ट्र हरियाणा अगर दोनों को ही देखा जाए तो महाराष्ट्र में चीजें बदली हैं, और अब फिलहाल जिस तरह से जो बड़ी दो महायुतियां थी वो अब अलग अलग हो चुकी है। 4 कोने एक तरह से महाराष्ट्र में नजर आने लगे हैं। क्या कहेंगे 288 सीटों के रण में? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक ये है पूरा महाराष्ट्र की जो है का जो चुनाव है, इसका आकलन इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके तमाम फैक्टर्स जो इतने अलीक हो जाते हैं। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई सालों से 15 साल 25 साल से एक गठबंधन की एक प्रवृत्ति चली आ रही है। तो इसलिए हर एक दोनों जो गठबंधन की पार्टी है उनका अलग अलग असेसमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जो चारों दल अलग अलग हुए हैं, सबका वर्चस्व है वहां पर। अब देखिए इसको और आप ऐसे देखें, महाराष्ट्र में सबसे बड़े कद्दावर नेता शरद पवार है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। महाराष्ट्र ट्रेडिशनली कांग्रेस की स्टेट रहा है, इसमें भी कोई राय नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र की आम जनता से जुड़ी हुई है, उसका जो है वो मराठी मानस पे प्रभाव, इससे भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बीजेपी ने वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रभाव बनाया और बीजेपी का जो है इस वक्त काफ़ी है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि चारों दल इस तरह के हैं कि कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग के जो आकलन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो रियल स्थिति क्या होगी इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि जो हम लोग समझ रहे हैं वही होगा। बिल्कुल, तमाम चीजों का आकलन करना कहीं ना कहीं अभी बेहद ज्यादा अतिशोक्ति के साथ कहा जा सकता है। फैज आलम फैजी हमारे वरिष्ठ सहयोगी से जुड़ लेते हैं। फिलहाल तमाम चीजों के मद्देनजर अभी फिलहाल जोड़ घटाव हर चीज नजर आ रही है, लेकिन 288 की जो अहम बात थी, इसी के बंटवारे को लेकर चीजें टूटती हुई नजर आई, चीजें जुड़ती हुई भी नजर आई। अब क्या कुछ कहेंगे, क्या जनता इस बारे में सोच रही होगी? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात मैं एक और बता दूं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे शिवसेना बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस और एनसीपी अलग लड़ रही है, लेकिन एक फैक्टर वहां और भी है। अब वो एक कौन कह लें, वो है एमएनएस,
राज ठाकरे का भी कुछ इलाकों में असर है, तो उनके असर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये इशारे चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे की तरफ से मिले हैं और शिवसेना की तरफ से भी मिले हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से मिले हैं कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो परिस्थितियां अगर वैसी हुई तो वो दोनों साथ आ भी सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो आपने देखा कि किस तरह से शिवसेना ने बीजेपी पर हमला किया है, हालांकि बीजेपी ने बचने की कोशिश की है, इशारों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी शिवसेना को चूहा तक कह दिया, जिस पे पलटवार भी किया शिवसेना ने। लेकिन शिवसेना ज्यादा ही आक्रामक रुख अपनाती रही चुनाव प्रचार के दौरान। और देखा कि कल सामना में मुखपत्र सामना है शिवसेना का, दोपहर का वो था, उसमें प्रेम शुक्ला का एक लेख आया और उसने यहाँ तक उस लेख में, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन अब चूंकि आम हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम शुक्ला उस पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि अकेले दम पर बीजेपी सत्ता में नहीं आती, उसे पूर्ण बहुमत में नहीं मिलता। और उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो न चाहते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि मोदी के बाप की ताकत नहीं थी कि वो सत्ता में आ जाते, पूर्ण बहुमत ले लेती। और प्रेम शुक्ला कल तक इस पे अड़े थे, वो कह रहे थे कि मैंने सही कहा है। हालांकि आज यू टर्न लिया है, उन्होंने सफाई दी है, लेकिन ये बात तो सामने आ गई। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है शिवसेना की, तो क्या शिवसेना को वो साथ में लाएगी, या एनसीपी बीजेपी के साथ जाएगी, या फिर एनसीपी और कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती है, सरकार बनाने की पोजीशन होती है, तो कांग्रेस और एनसीपी साथ में आएगी। ये बड़ा दिलचस्प पहलू होगा। तो ये तो तब होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। विशाल, क्या इस पर पूरी तरह से सहमति जताएंगे कि अब कांग्रेस एनसीपी का एक साथ आना संभव होगा? क्योंकि जिस तरह से बंटवारे को लेकर ही, सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर ही बात बनते हुए इन दोनों ही बड़ी पार्टियों में नजर नहीं आई। हम सिर्फ जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि मैंडेट ऐसा दें कि कोरिलेशन की गवर्नमेंट किसी की भी ना बने, ना कांग्रेस की ना किसी अदर पार्टी, किसी भी बनाए तो पूरे मैंडेट के साथ बनाए। क्योंकि एक तो सरकार चलाने में और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में आसानी होती है, विकास कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए। बात रही अगर हमें ऐसा कोई मैंडेट नहीं मिल पाता है जिसमें हमें एनसीपी की जरूरत पड़ती है, तो ये फैसला हाई कमान ले सकते हैं कि उस टाइम सिचुएशन क्या है। क्या हमने कोई ऐसा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, हमने कभी भी अगर किसी के साथ गठबंधन टूटा है, हमने किसी के साथ बयानबाजी गलत नहीं करी है। इवन आप भाजपा में मोदी जी को ही ले लीजिए, भाजपा को ले लीजिए, अगर उनका बिहार में गठबंधन टूटता है तो वहाँ ये गाली गलौज करते हैं। अगर इनका हरियाणा में गठबंधन टूटता है इन लोगों के साथ, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। पर अगर इनका गठबंधन शिवसेना के साथ टूट जाता है तो ये उनके साथ गाली गलौज नहीं करते। उसका कारण ये नहीं है कि ये उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, उसका कारण है डर। वो जानते हैं कि जो वहां पे वो गुंडागर्दी कर सकते हैं वो शिवसेना के सामने नहीं कर सकते। तो इसको राजनीतिक कारण देना कि हमारा उनसे अंदरूनी प्यार है, हम बाला साहब ठाकरे की बहुत इज्जत करते हैं। अरे तो अगर आप इज्जत कर रहे होते तो आपने गठबंधन तोड़ा ही क्यों? आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हो? इतना ही अगर आपके दिल में इज्जत है तो आप वो जितनी सीटें कहते हैं उतनी ले लेते आप। इतना ही प्यार दिखा रहे हो और साथ में कह रहे हो कि हम इनके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और साथ में इज्जत भी कर रहे हैं। ये सब बेकार की बातें, आप लोगों को गुमराह करने की बातें, जनता को गुमराह करने की बातें। आप कहीं पे तो बहुत नफरत दिखाते हो और कहीं प्यार दिखाते हो। वो प्यार नहीं, वो डर है। बिल्कुल, इसे कहीं ना कहीं डर के रूप में भी कहा जा रहा है। इस पर सुजीत जी क्या कुछ कहेंगे? राजनीति में किसी तरह का डर होता है, लेकिन अब जब जनता जिस चीज से बिल्कुल भी ना वाकिफ है, उसे कोई जानता ही नहीं, जनता जानती ही नहीं। जनता सिर्फ मुद्दों को लेकर चलती है, अपनी बात को मानकर चलती है। वो चाहे विकास का मुद्दा हो या फिर किसी चेहरे को अगर जान लेती है तो उसे अपना बना करके उसे जिताने की कोशिश करती है। क्या इन सब चीजों में दो बड़ी पार्टियों का साथ आना या अलग होना कितना फर्क डालता है? देखिए, जहां तक जनता के दृष्टिकोण का सवाल है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जनता को सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त भाजपा के साथ जाने में लगेगा। इसलिए बहुत सिंपल रीजन है कि केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य हो, और जिस तरह से निजी क्षेत्र के द्वारा रोजगार वगैरह में थ्रस्ट की जो बात की जा रही है, वहां जब तक राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य नहीं होगा तब तक ये बात नहीं बन पाएगी। मैं एक आपको बहुत साधारण सा एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे देश में रिटेल में एफडीआई चल क्यों नहीं पाया। 2012 में कांग्रेस ने आह्वान किया कि भाई आप लोग आइए और यहाँ पर वॉलमार्ट हो, कारफूर हो, टेस्को हो, वो
उन्होंने यहां पर आकर देखा कि इस राज्य में जो खाद्य पदार्थ एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाता है, कानून बदल जाता है वहां का। एक राज्य जो है वो प्रो मार्केट है, दूसरा राज्य जो है वो एंटी मार्केट है। तो ऐसी एक स्थिति में बिजनेस पनप नहीं सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य जो है एक ही नीति पर चले। इस वजह से जनता के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भाजपा के साथ उसके जाने की संभावना मुझे ज्यादा दिखती है। अब जहां तक अंदरूनी लड़ाइयों की बात है, यहां मैं ये एक तुलना मैं करना चाहूंगा महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। बिहार में 17 साल का गठबंधन था और यहां 25 साल का महाराष्ट्र में। दोनों में एक समानता ये थी कि दोनों जगहों पर जो सीटों का बंटवारा होता था उसमें भाजपा के शेयर में जितना मिलता था उस अनुपात में परसेंटेज वाइज वो जीतती ज्यादा सीटें थी। और दूसरा उनका जो साथी होता था वो परसेंटेज के हिसाब से जितने सीटें अपनी पास रखती थी उस हिसाब से जीत नहीं पाती थी। तो ऐसे एक सिचुएशन में ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि जो पार्टनर ज्यादा परसेंटेज ला रहा है जीत का, वो डिमांड करेगा कि अगली बार हमें ज्यादा सीटें दो। इसी बात पर झगड़ा हुआ और जब उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो उसके बदले में जाहिर सी बात है कि बहुत सारी सीटें चाहिए। मुख्यमंत्री के बदले में एक सीट नहीं हो सकती, एक सीट के बदले में एक सीट हो सकती है, एक एमएलए के बदले में एक एमएलए हो सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के बदले में बहुत सारी सीटें चाहिए। तो इस वजह से ये 150 पे अड़े रहे, वो भी 150 पे अड़े रहे और गठबंधन टूट गया। और तीसरी बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इसमें जो रणनीति में गलती हो रही है भाजपा के विरोधियों की, कि सबके सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं और मोदी को अटैक कर रहे हैं। इस वजह से जो गैर भाजपाई वोटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इन तीनों में से वोट किसको दें। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि गुजरात के अगर आप इलेक्शन देखें 2002, 2007 और 2012, उसमें आपको दिखेगा एक मोदी का इतिहास दिखेगा। उन पर जितना भारी अटैक किया जाता है वो उतने भारी मतों से विजयी होकर लौटते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज भी जो बात है, जो आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। आप किसी भाजपा के पेज पे जाकर देख लीजिए, फेसबुक पे या ट्विटर पे उनका व्यवहार देख लीजिए। आप मोदी के खिलाफ कुछ बोलिए, सारे के सारे टूट पड़ते हैं आपके ऊपर। तो ऐसी एक स्थिति है, वहां पर आप मोदी पर आक्षेप लगाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। या फिर एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो सीधे सीधे जनता पर पड़ता है। फैज आलम मोदी पर अटैक करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक इतना नेगेटिव रिएक्शन आता है उसका। एकदम से, मतलब एक बार पंच किया है तो वो वापस बैक हो रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं ऐसे है कि अगर बलून को फोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन उस बलून में अभी कम हवा है, इसलिए वो वापस इंपैक्ट भी कर रहा है। और बात इसमें ये देखिए कि आलोचना तो तीनों पार्टियां करेंगी मोदी की, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन एक ही सुर में आलोचना करना, जैसे उद्धव ठाकरे अगर कुछ कहते हैं तो जो आज तक कांग्रेस उसका विरोधी रही है वो आज कहने लगे नहीं नहीं उद्धव ठाकरे तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये जो है वो मुशायरे वाला जो एक माहौल हो जाता है कि वाह 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 करना। फैज आलम फैजी की तरफ रुक कर लेते हैं। आखिरकार फैज, मोदी ऐसी कौन सी शख्सियत रखते हैं जिसकी वजह से जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी एकजुट हो गए हैं, मोदी के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं? और अब महाराष्ट्र हरियाणा में ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर यही देखने को मिल रहा है कि मोदी के खिलाफ एक ही आवाज में और एक साथ आने को तैयार हो गए हैं, एक मंच साझा करने को तैयार हो गए हैं। जी, इसकी एक बड़ी वजह 2014 का लोकसभा चुनाव का नतीजा रहा है। लोकसभा 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए और जिस तरह के नतीजे आए बीजेपी के पक्ष में, इसका सीधा क्रेडिट मोदी को जाता है, क्योंकि मोदी ने के नाम पे चुनाव लड़ी बीजेपी और मोदी का ही फैक्टर काम किया और इस पे सब एक मत हैं। तो ये एक तरह से सच कहा जाए अगर तो पीएम मोदी का डर, अब तो वो प्रधानमंत्री है मानिए, तो पीएम मोदी का डर भी है। और जब बीजेपी, जाहिर सी बात है, जब आगे बढ़ेगी तो क्षेत्रीय जो भी पार्टियां हैं वो नीचे जाएंगी, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का राज है। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर के राज कर रही थी। हरियाणा में तो वैसे कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल भी वहाँ रही है, उस सत्ता में भी रही है। और वो दावा ये किया जा रहा है
इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से कि वो फिर वापस आएगी। और चुनावी सर्वे में भी कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि वो मुकाबले में है। तो और दूसरे जैसे अभी इन्होंने बिहार की बात की, तो बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड की सरकार रही, उससे पहले आरजेडी की सरकार रही। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ मिलकर के वहाँ काफ़ी दिनों तक सरकार चलाई। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं डर है, ये खौफ है कि बीजेपी का ग्रोथ इसका मतलब है कि उनके दल का डाउनफॉल। और हालांकि ये कांग्रेस पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, कांग्रेस पे भी लागू हो रहा है, कांग्रेस भी कमजोर हुई है। हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और हर स्टेट में उसका असर है और अभी भी बचा है। तो ये क्षेत्रीय दलों में जो डर और खौफ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से सब एक हो रहे हैं। आपने देखा अभी उपचुनाव हुए बिहार में तो महागठबंधन बना, ये मजबूरी थी, ये शौक नहीं था, ये मजबूरी थी। और ये राग अब दूसरी जगहों पे भी अलापा जा रहा है। जैसे अब लालू यादव ने कहा कि यूपी में भी महागठबंधन होगा, शरद यादव ने कहा कि हम इसको और दूसरी जगहों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये डर, मोदी का जो डर है, मोदी की लोकप्रियता एक तरह से कह लें, जैसा कि क्षेत्रीय दलों को लग रहा है कि ये डर उसको बैकफुट पे लाने के लिए मजबूर कर रही है। और यही डर सबको एक जगह इकट्ठा भी कर रही है, जिसकी वजह से सब यूनाइट हो रहे हैं। हालांकि इससे बीजेपी का फायदा होता है। अभी इन्होंने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि सुरजीत दास साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जितना अटैक होता है मोदी पे, उतना बीजेपी को या मोदी को फायदा होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार जैसा असर नजर आता है। बेशक से नकारात्मक बातें बोली जाती हैं, लेकिन वो जो नकारात्मक असर है वो एक तरह से प्रचार प्रसार का रूप ले लेता है और जनता पर उसका असर कुछ और ही रूप में आ जाता है। प्रदीप जी की तरफ रुक कर लेते हैं। प्रदीप जी, आखिरकार क्या कहेंगे? जहां ये बात कही जा रही है, लेकिन अलग अलग जगहों की बात विशेष से हो गई। अगर हरियाणा की बात कही जाए, आईएनएलडी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सिंपैथेटिक वोट उन्हें मिल सकते हैं, सिंपैथी उनके साथ हो सकती है क्योंकि ओपी चौटाला जेल में चले गए हैं। क्या ये माना जाए कि बीजेपी को वो भी पीछे धक्का दे सकते हैं या फिर कांग्रेस से टक्कर ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो मेरी करीब 45-50 साल की जो राजनीति की जो समझ है, जब मैंने रिपोर्टिंग करी है, इसके आधार पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि मोदी साहब जो है कोई बड़े विलक्षण पुरुष हैं और वो ऐसे महान आदमी हैं कि उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब बातें जो है मैं समझता हूँ कि ये एक प्रचार है जो हमें दिमाग पे बैठ गया है। मतलब हमको 2-3 फैक्टर्स नहीं भूलने चाहिए। पहले तो ये है कि इतनी बड़ी जो बीजेपी की विक्ट्री कही जा रही है लोकसभा के चुनाव में, उसमें बीजेपी को मात्र 30% वोटें मिली हैं, अगर आप देखें। मतलब जिसका मतलब ये है कि देश की 70% जो वोटर जो हैं वो किसी भी तरह से इस तरह से नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात यह कि हम अगर अभी देखें कि कौन से कारण मोदी को लाए, तो आपको ये पता लगेगा कि मोदी जो है वो 3 फैक्टर्स के बिल्कुल एक समझिए कि एक चुनिंदा नुमाइंदे थे। उसमें एक था देश में निरंकुश पूंजीवाद, ऐसा पूंजीवाद जो कि किसी भी तरह का कोई कॉन्स्टेंट नहीं चाहता था अपने बारे में, उसमें वो था। दूसरे वो थे उन हिंदुत्ववादी फोर्सेस के जिनको कि कभी कोई इससे पहले इससे कैलिबर लीडर ही नहीं मिला। और तीसरे वो जो थे वो नौजवानों के थे जो कि चाहते हैं कि उनको अच्छा जीवन मिले, सब कुछ मिले, और उनके पास उसको प्राप्त करने के लिए ना कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ना एजुकेशन है, सब है, लेकिन उन्हें एक अच्छे जीवन के जो नई इकोनॉमी ने उनके दर्शन कराए हैं। इन 3 फोर्सेस का जब कल्मिनेशन हुआ तो उसकी लीडरशिप जो है मोदी साहब जैसे आदमी के हाथ में आई, मतलब जिसको उन्होंने बहुत बेहतरीन उससे निभाया। मोदी साहब की जो स्पेशल क्वालिटीज है उसमें यह है कि एक तो बहुत बड़े अच्छे वक्ता है वो, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि वो ईमानदार आदमी, उनके ऊपर कोई इस तरह का आक्षेप नहीं लगा। और तीसरी बात यह कि अच्छे वो है। इसके साथ साथ जो है जो पूरा जो मीडिया को उन्होंने मैनेज किया, सोशल मीडिया को सबसे पहले उन्होंने देखा, ये सब फैक्टर्स मोदी को लाए। लेकिन ये कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि ये बताए कि वो ऐसे इतने महान पुरुष हैं और इतने विलक्षण पुरुष हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ऐसी बात है, ऐसी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो ठीक है, उनका थोड़ा सिक्का जम रहा है, सब ठीक है, बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर कोई मोदी को अपोज करेगा तो मोदी और बड़े हो जाएंगे, ये है वो है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब जहां तक विरोध की बात है, उसका चाहिए कि कांग्रेस का जो विरोध है या गैर कांग्रेसवाद है, ये कोई नई चीज थोड़ी है। ये तो लोहिया जी ने कहा, ये लाइन दी थी आज से 50-60 साल पहले। तो हमको लगता है कि जो प्रेजेंट पोजीशन है, इससे हम लोग को मेस्मराइज होने की जरूरत नहीं है, हमको इसके अंदर जाके इसको एनालाइज करने की जरूरत है। सारी बात को मतलब ये है। और मेरा मानना यह है कि जो चुनाव है वो
फैक्टर्स, तमाम लोकल फैक्टर्स काम करते हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि साहब लोकल पार्टी या रीजनल पार्टियां डर गई, ये कर गई। राजनीति इस तरह से नहीं चलती है, मतलब ये। और मेरा ये भी मानना है कि देश में कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है। मतलब कोएलिशन पॉलिटिक्स, जितनी देश में वैरायटीज़ हैं, जितने वेस्टेड इंटरेस्ट है, जितनी अलग तरह की वैरायटी, उसमें हमारी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, सोशल ग्रुप्स हैं, सब है। तो मैं तो समझता हूँ कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है देश की डाइवर्सिटी को अच्छा डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन देती है। तो हमको ये नहीं मानना चाहिए कि कोएलिशन में करप्शन होता है या वैसे नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम थी, वो तो उनके पास पूरी पावर थी, वह करप्शन हुआ। ममता बनर्जी के उसमें राज्य में करप्शन हो रहा है, सब है। तो ये मैं समझता हूँ करप्शन को कोएलिशन पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जरूर है कि कोएलिशन की पार्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रभाव डाल सकती है, बट इज नॉट ए रीजन फॉर करप्शन। गठबंधन होना दोनों ही बहुत ज्यादा अंतर रखता है। तो हमारा ख्याल है अगर हम लोग पॉलिटिक्स को एनालाइज कर रहे हैं तो हमको सब सटल फैक्टर्स को देखना चाहिए, ना कि वी शुड बी टेकन बाय क्लिशेज एंड ऑल दैट। इसी को देखते हुए मैं आपसे कहता हूं कि जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है और जो सारी बात है उसके बारे में, या और भी कई बात है, उसमें कितना बहाव है, क्या है, सब है, इसको हमको समझना चाहिए। जाहिर सी बात है विशाल, आखिरकार जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, अभी फिलहाल वोटिंग हो रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो असर डालती है, और साथ ही साथ मोदी एक अलग से एक फैक्टर बन चुके हैं बीजेपी के लिए, जो कांग्रेस के खिलाफ ही होता नजर आ रहा है। और जितना कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलती है, मोदी के खिलाफ बोलती है, वो कहीं ना कहीं एक असरदारक होता है और वो पॉजिटिव बन जाता है बीजेपी के लिए। क्या ये होना सही है या फिर कहीं ना कहीं कमी खुद की ही पार्टी में? देखिए, एंटी कंपेंसी कोई नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। एक घड़ा बनाया गया कि ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। उस घड़े को पेश किया गया दिखा के, पेंट करके। मैं बार बार उस चीज को बोला, एंटी कंपेंसी नहीं है, एक झूठ से जीती हुई जंग है। उसका उदाहरण सबसे बड़ा प्रूफ ये है, मेरी बात सुनिए, उसका प्रूफ सबसे बड़ा ये उपचुनाव के बाद में भी 100 दिन में वो हवा निकल गई। और तीसरी बात ये है कि वो किस बेस पे अब हरियाणा और महाराष्ट्र के जनता को आके बोलते हैं कि मुझे सेवा का मौका दो, मैं यहाँ विकास करूंगा। उन्होंने अभी तक 15 साल में क्या किया? वो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता में आके बोलते हैं मुझे यहाँ का कर्ज उतारना है। अरे जब आप गुजरात में 15 साल रहे, जब आप पहली बार बैठे, 2583 करोड़ का कर्ज था उस पे। आज 1,82,000 करोड़ का कर्ज है जब वहां से आप उठे। इसको कर्ज उतारना कहते हैं या कर्ज चढ़ाना कहते हैं? मैं वही बार बार कहता हूँ, भाजपा की डिक्शनरी उल्टी है। वहां पे देशभक्त का मतलब देशद्रोही होता है और देशद्रोही का मतलब देशभक्त होता है, और कर्ज उतारना का मतलब कर चढ़ाना होता है। वो जो सेवा करने का मौका दे रहे हैं, वो सेवा करना नहीं है, उन्होंने सेवा करवानी है। प्रधान सेवक बनके तो वो बात करते हैं, पर वो प्रचार करते हैं पार्टी का। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, वो जनता जान चुकी है 150 दिन में उन्होंने क्या क्या कहा था और किस किस वादे पे वो डबल स्टैंडर्ड बन के आए। दोहरा चरित्र हर चीज में निकला उनका, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो काला धन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, किसी एक चीज में वो सही साबित नहीं हुए। इवन हिंदुत्व की बात कर लूं तो वो आते हैं, कहते हैं हम गौ मांस, हम बीफ का बिजनेस बंद कराएंगे, आते वो उस पे जाहिर सी बात है जो बहुत सारे मुद्दे हैं उन्हें लेकर लगातार कांग्रेस घेरती ही आई है बीजेपी को, और यही मुद्दे फिलहाल उठाए भी जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव हो या इससे पहले हुए 2014 के लोकसभा चुनाव। आने वाले वक्त भी यही बताएगा कि आखिरकार जो फैक्टर है वो कौन सा काम कर रहा है, मोदी लहर, मोदी ब्रांड, या फिर जो लगातार विकास की बात कही जा रही है, या फिर वो मुद्दे जो दूसरी पार्टियां उठा रही है, चाहे कांग्रेस हो या फिर महाराष्ट्र की बात कही जाए शिवसेना और एनसीपी की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फैज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और सुजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपका वोट और बनेगी सरकार, इस विषय पर हमने लगातार चर्चा की है, और महाराष्ट्र हरियाणा में जहां लगातार मतदान हो रहे हैं, हमारी भी अपील जनता से यही है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे आप नन ऑफ दी अबाव दबाएं, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए चैनल में। नमस्कार।